हाँ लगा दी, इसमें गलत लगा दिया। नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं अशोक यादव। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया शुभारंभ। कहा, शिक्षा के लिए संवाद जरूरी है और शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी की 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित। प्रदेश के 9 लोगों को कार्यकारिणी में मिली जगह। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रेखा वर्मा, तारिक मंसूर, अरुण सिंह और राधा मोहनदास अग्रवाल हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, ये राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का कार्यक्रम है। और प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ताजियों और अलम के जुलूसों का हो रहा है आयोजन। 10वीं मुहर्रम को मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की करबला में हुई थी शहादत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल विकास के पाठ्यक्रम की 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकों का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का संदेश छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा के लिए संवाद को जरूरी बताया। विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है। शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के बाद ये पहला कार्यक्रम है। और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर हमारा विश्वविद्यालय तत्परता से काम कर रहा है। हमने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत कर दी है और 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ये विश्वविद्यालय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरह मर्ज हो। इसको लेकर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी करने की कोशिश की जा रही है। एलुमनाई रिलेशन और इंडस्ट्रीज रिलेशन को भी लगातार हम बढ़ा रहे हैं। देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। इसके लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूरी तत्परता से काम कर रहा है।
हमने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को चालू कर दिया है और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। कोशिश है कि यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरह से मर्ज हो, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई है और करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं उनको बिल्ड कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, रिसर्च के ऊपर काफ़ी ध्यान है और जो हमारा स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स की जो व्यवस्था है उसको इम्प्रूव की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिखाया गया। पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए एएमयू के शिक्षक और छात्र उपस्थित हुए। एएमयू के नई शिक्षा नीति के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सोहेल ने बताया कि 24 नवंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को मुस्लिम विश्वविद्यालय में लागू किया गया। वहीं एएमयू के छात्र छात्राओं का कहना है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ जॉब के भी अवसर हैं, इंटर्नशिप के साथ साथ आउटरीच प्रोग्राम की भी सुविधा है। एनईपी जो आज इंडिया में जो है लागू की गई है, तो अगर एज अ स्टूडेंट मैं एनईपी को देखूं तो एनईपी के साथ साथ मतलब पहले हम लोग एजुकेशन के साथ साथ जॉब नहीं कर पाते थे, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें आज हमें फ़ायदा है कि हम एजुकेशन के साथ साथ जो है जॉब कर सकते हैं और एजुकेशन के साथ साथ हमें जो है इंटर्नशिप और आउटरीच प्रोग्राम की भी फैसिलिटी दी गई है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें सबसे अच्छा काम जो हुआ है वो ये है कि आप किसी भी विषय को और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हैं। और इसमें जो नए नए इनॉग्रेशन हुए हैं, जो नए नए प्रोग्राम आए हैं, जिसमें जैसे हम विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई के साथ साथ हम कोई नई जॉब या नई इंस्टीट्यूशन में हम अपने आप को दिखा सकते हैं। तो ये सारे जो कार्य हुए हैं नई शिक्षा नीति 2020 में बहुत सराहनीय है। 2022-23 से जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और ये इम्प्लीमेंटेशन जो था 7 फैकल्टीज़ के अक्रॉस हुआ, मतलब विद इन दी 40 डिपार्टमेंट्स जो है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है, एक तो हमने इस पर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कर दिया हुआ है कि लड़का अपनी मर्जी से जब चाहेगा छोड़ देगा, जब चाहेगा वापस आ जाएगा इसमें। लेकिन ये एक मतलब सर्टेन पीरियड पे जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि 7 साल के पीरियड के अंदर इसको हो जाना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम अखिल भारतीय शिक्षा समागम का सीधा प्रसारण बरेली के सभी स्कूलों में बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को दिखाया गया। लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना और शिक्षा नीति में किए गए बदलावों के बारे में जाना। शिक्षकों का मानना है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के स्तर में बदलाव लाने में काफी कारगर साबित होगी। छात्रों में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने का ये काम करेगी। टीवी में प्रधानमंत्री को देखा, वो बच्चों के साथ हैं, बच्चों से बात कर रहे थे और बच्चों को कुछ बात कर रहे थे और हमने उनका भाषण सुना, बहुत अच्छा है उनका भाषण। आज प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के उस पर काफ़ी कुछ बताया और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा, और इसके लिए मैंने बच्चों को बुलाया था और उनके पेरेंट्स को बुलाया था, जिसको उन्होंने इस भाषण को सुना और उससे उन्होंने कुछ सीखा भी कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे लिए कितना कर रहे हैं, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। जो मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए और एक तरह से जो यूजीसी है, मतलब शुरुआती बच्चों की जो शिक्षा है और जो पोषण है उसे यूनिवर्सलाइजेशन करने के उद्देश्य से योजना, ये जो प्रणाली है बहुत कार्य वैसी है, प्रभावी रहेगी और निश्चित तौर पर ये बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत वर्ष में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन के संदेश के साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का कार्यक्रम है। प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस पुनीत कार्यक्रम में सहभागी बनना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए श्रद्धा, आदर और अपनेपन के भाव से प्रेरित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय की पावन मिट्टी लेकर अमृत कलश तैयार किए जाएं। प्रत्येक जनपद में सभी स्थानीय नगरीय निकायों का एक सम्मिलित अमृत कलश बनाया जाए, जबकि प्रत्येक विकासखंड का पृथक अमृत कलश तैयार किया जाए। ये अमृत कलश लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली में आजादी के अमृत वर्ष की स्मृति के साथ संग्रहित किए जाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि अब हमारे देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा फहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, वो पहले कभी नहीं हो पाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक दैनिक समाचार पत्र के द्वारा आयोजित बालिका ओलंपिक 2023 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें बेटियों की भागीदारी बढ़ानी होगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम से खेलों को बढ़ावा मिला है। मणिपुर की बेटी ने टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल दिलाया था। पीवी संधू ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल दिलाए। एक से एक काम हमारी बेटियों ने किए हैं और आगे और अच्छा करने वाली हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरे देश में इस साल अगले 3 महीनों के अंदर देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खिलाड़ियों को समर्पित कर दें। इन सेंटरों को वो खिलाड़ी चलाएंगे जिनके पास नौकरी नहीं है, जिन्होंने प्रतियोगिताओं में अच्छा खेल खेला था। शुरुआत है जहां पर 1000 से ज्यादा बेटियों ने खेलों में भाग लिया, और अगर ऐसी शुरुआत हर समाचार पत्र समूह करे, हर चैनल करे, हर चुना हुआ प्रतिनिधि करे, तो देश में खेलों का एक नया वातावरण तैयार है। और जब खिलाड़ियों को मंच मिलेंगे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए और हमें मौका मिलेगा उनको चुनने का, तराशने का, तो भविष्य में खेलों का बड़ा सुनहरा, ऐसे मैं कह सकता हूँ, भविष्य देखने को मिल सकता है। बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार की, टॉप सी योजना से लेकर खेलो इंडिया तक, जहां पर खिलाड़ियों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई। बजट को 3 गुना ज्यादा किया गया। अब खिलाड़ी को केवल खेलों पर ध्यान देना है, बाकी चिंताएं मोदी सरकार करती है। रहने का, ट्रेनिंग का, भोजन का पूरा खर्च और जेब खर्च तक दी। शुक्रवार को मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण पहले 12 बजे तक और फिर सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि लोकसभा में 3 विधेयक पारित किए गए, लेकिन राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष न भागीदारी कर रहा है और न सहयोग दे रहा है। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के मुद्दे पर दोनों सदनों में गतिरोध जारी है, जिसके चलते न तो प्रश्नकाल चल पा रहा है, न ही शून्यकाल हो पा रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही सुबह शुरू हुई, विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन नोकझोंक करते दिखे। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि सभापति ने प्रमुख दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की गई है। Don't count it. It is not a theatrics. We will not countenance this. No, I am so sorry. No, I will call the leaders. No, sorry. The house is adjourned for the day. We can't suffer this. लॉकडाउन को खत्म करने का मार्ग निकाला जाए, पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, उसके लिए सभी लोग चर्चा में भाग लें। अलग अलग दलों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने सुझाव रखे, और माननीय अध्यक्ष जी ने गंभीरता से सभी बातें सुनने के बाद यही सभी से अनुरोध किया है कि मिलके एक फैसला लिया जाए, कैसे सुचारू रूप से सदन चले। उधर लोकसभा में जैसे ही 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे फिर से विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के बीच अहम विधायी कामकाज आगे बढ़ाया गया। बाद में कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। जो अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें चर्चा शुरू होना जाना चाहिए, क्योंकि
सब्सटेंटिव मोशन ऑन पॉलिसी नहीं लिया जाते हैं, रूल ये कहते हैं। इसलिए मैं कल जिक्र किया था कि 1978 में जब अविश्वास प्रस्ताव आए थे सदन में, जिस दिन प्रस्ताव आए उसी दिन चर्चा शुरू हो गए। उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग ले लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम ये जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि संसद के मॉनसून सत्र में शुरुआत से ही मणिपुर पर सदन में गतिरोध जारी है। सरकार पहले दिन से ही मणिपुर पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष फिर भी दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को भी चर्चा के लिए लोकसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर आने वाले दिनों में सदन में चर्चा होनी है, तब भी आखिर क्यों विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है? क्या विपक्ष मणिपुर पर संसद में चर्चा को लेकर गंभीर नहीं है? ऐसे में देखना होगा कि क्या अगले हफ्ते सदन में गतिरोध दूर होगा या फिर टकराव बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है। कार्यकारिणी में 13 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, 1 राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, 13 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश के 9 लोगों को जगह मिली है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रेखा वर्मा, तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और अरुण सिंह और राधा मोहन दास अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मर्चेंट चैम्बर सभागार में राष्ट्रीय महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य जानता राजा के पोस्टर और वेबसाइट का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को संसद चलाने में कोई रुचि नहीं है। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और प्रयास कर रही है, फिर भी विपक्ष की कोई रुचि इसमें नहीं है। ये स्थिति स्पष्ट कर रही है कि विपक्ष का देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्षों में देश दुनिया के पैमाने पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। पीएम मोदी हर एक गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में कामयाब हुए हैं। रुचि नहीं है। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, प्रयास कर रही है, फिर भी उनकी कोई रुचि नहीं है। ये स्थिति स्पष्ट है, उनका देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इन 9 वर्षों में देश दुनिया के पैमाने पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं और भारतवर्ष में हर नागरिक, गरीब आदमी, आम आदमी उनको अपने अभिभावक के रूप में देख रहा है और हर गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। भारतीय खाद्य निगम में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी को लागू किया जा रहा है। साथ ही सभी गोदामों को सीसीटीवी से लैस किया गया है। ये बातें शुक्रवार को भारतीय खाद्य निगम प्रयागराज मंडल के प्रबंधक बजरंग लाल ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल का वितरण सुनिश्चित किया गया है। फोर्टिफाइड चावल में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, फॉलिक एसिड, B12 इत्यादि का समावेश होता है, जो बच्चों के विकास और गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक होते हैं। भारत सरकार की मुख्य योजना जो है NFSA के अंतर्गत है, जिसको वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में प्रयागराज मंडल अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 5 लाख लाभार्थी हैं। लगभग 55,000 मीट्रिक टन प्रति माह गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है, जिसकी आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम सुनिश्चित करती है। सहारनपुर में कल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत फूड कोर्ट बाजार का उद्घाटन किया गया। नगर निगम द्वारा विकसित किए गए फूड कोर्ट बाजार का महापौर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। बाजार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में
रजिस्टर्ड विभिन्न खाद्य प्रोडक्ट्स वाले 23 वेंडर्स को स्थान आवंटित किए गए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि छोटे वेंडर स्वाभिमान के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें, इसलिए ये वेंडिंग जोन विकसित किया गया है। वहीं जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में वेंडर्स को आर्थिक सुरक्षा देते हुए उनके लिए स्वनिधि योजना शुरू की थी, उसी को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिला प्रशासन और नगर निगम कर रहा है। इसे बढ़ावा देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे। आज 10वीं मुहर्रम यानी आशूरा का दिन है। आज ही के दिन इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनमें नन्हे नन्हे बच्चे भी शामिल थे। लखनऊ में आज इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में यौम आशूरा का जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से ताल कटोरी की करबला तक निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में अंजुमने हाय मातमी ने शिरकत की। वहीं इससे पहले उन्हीं शहादतों की याद में 10 दिनों तक घरों के इमामबाड़ों में रखे ताजियों को आज करबलाओं में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है और उनकी वजह से दुनिया में इंसानियत और इंसाफ आज भी कायम है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी वो सिर्फ मजहब और दीन के लिए नहीं दी, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। और आज उसका नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है। हर कौम गम मना रही है, हर मजहब गम मना रहा है, हर फिरका गम मना रहा है, क्योंकि इमाम हुसैन किसी एक कौम के और जात के नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के हैं। वहीं सुन्नी समुदाय ने भी आज ताजियों के जुलूस निकालकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। बादशाह नगर स्थित फूल कटोरी की करबला में ताजियों की सुपुर्द खाक किया गया। हजारों की संख्या में लोग करबला पहुंचे और इमाम हुसैन को पुरसा दिया। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ताजियों और अलम के जुलूसों का आयोजन हो रहा है। जुलूस के बाद ताजिए करबला में दफन किए जा रहे हैं। हुसैन या हुसैन की गमगीन मातमी सदाओं के बीच जौनपुर में 10वीं मुहर्रम को सुबह से ही ताजिया सुपुर्द आब किया जा रहा है। करबला के प्यासे शहीद हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में जौनपुर में सदियों से ताजियादारी होती है। अलम, ताबूत और ताजिया का जुलूस सुबह से ही लोग लेकर सदर इमामबाड़े पहुंचकर गंजे शहीदा में सुपुर्द आब कर रहे हैं। इस दौरान अंजुमने दर्द भरे नौहे पढ़कर पूरा वातावरण गमगीन कर दे रही हैं। धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को बचाने के लिए करबला के मैदान में 3 दिनों तक भूखे और प्यासे रहकर अपने परिजनों के साथ 71 साथियों की शहादत देकर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सुन्नी, शिया सब के सब लेकर के आते हैं और आकर के इमाम हुसैन से अकीदत का इजहार करते हैं और उस ताजियों को दफन करते हैं। अल्लाह तमाम इंसाफ पसंद लोगों को सलामत रखे, हुसैन के मानने वाले उनके नाम लेवा को हर बला और आफत से महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 4 राज्यों की सीमाओं से जुड़ी जनपद सोनभद्र में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दृष्टि के तहत पहले दौर में करीब 200 स्थानों को चिन्हित करके वहां कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो मुख्यतः हाईवे से जुड़े हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों की आवाजाही पर नजर रखना है, जिससे अपराध और अपराधियों पर दृष्टि रखी जा सके। उन्होंने बताया कि आरंभ में अत्यधिक भीड़भाड़ और महत्वपूर्ण 203 स्थानों पर इनकी शुरुआत की गई है और आगे अन्य स्थानों पर भी इन्हें लगाने का क्रम जारी रहेगा।
परिवहन होता है या कोई नक्सल गतिविधि होती है तो उन सबको रोकने के लिए सीसीटीवी काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो इसी अभियान के तहत पुलिस की तरफ से अभी कैमरे लगाए जा रहे हैं विभिन्न चौराहों पे, मेन कस्बों पे, भीड़भाड़ के क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकने के लिए भी और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त और कायम को दुरुस्त रखने के लिए भी। देखिए अभी 203 स्थानों पे हम लोगों ने 203 स्थानों पे प्लेसेस पे चिन्हित किया है जो मेन हमारे अन्य राज्यों के, अन्य जनपदों के बॉर्डर्स हैं, भीड़भाड़ वाले एरिया हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और जो मेन कस्बे हैं जहां पे अपराध होने की संभावना रहती है वहां पे हम लोग कैमरा लगवा रहे हैं। मेरठ में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त आने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। किसानों ने किसान सम्मान निधि मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और किसान सम्मान निधि के पैसों का इस्तेमाल वो अपनी खेती के लिए खाद और बीज खरीदने में करते हैं। जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मेरठ जिले में 2,50,000 किसान किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। मोदी जी ने योजना डाली है किसानों की योजना, वो हमारे समय पर आ रही है। किसान सम्मान निधि किस्त कैसे आती है? बिल्कुल समय से आती है जी हमारी तो, और उससे हम अपनी खेती में ही यूज करते हैं इस किस्त को। मोदी जी के वो थी किसान योजना, उसका पैसा 2,000 रुपये आता है और उस पैसे को मैं अपने खाद बीज में इस्तेमाल करता हूँ। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत स्कीम बढ़िया है और ये चलनी चाहिए। मोदी जी से हम बहुत खुश हैं। किसान सम्मान योजना जो है उसके जो 2,000 रुपये आते हैं उससे हम अपने खाद में और बीज में यूज करते हैं। हमारे यहाँ 2,50,000 किसान हैं जिनके खातों में किस्त जानी है। आज हमारे यहाँ जो टोटल किसानों के खातों में किस्त जा रही है वो 2,22,000 किसानों के खातों में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मैच त्रिनिदाद के तारुबा में 1 अगस्त को होगा। पहले वनडे में भी वेस्टइंडीज के खिलाफ बुलंद जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया अब जब दूसरे मुकाबले में उतरेगी तो टीम का इरादा सीरीज को सील करने का होगा। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को चारों खाने चित्त कर दिया। टॉस से लेकर मैच का बॉस बनने तक मैन इन ब्लू का शो परफेक्ट रहा, लेकिन हां 115 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने में जिस तरह से भारतीय टीम ने 5 विकेट खो दिए वो जरूर एक दाग की तरह है। पहले वनडे में बैटिंग ऑर्डर में बदलाव दिखा और कहीं न कहीं उन बल्लेबाजों को मौका दिया गया जिनके बल्ले से पिछले कुछ समय से रन नहीं आए। अच्छी बात यह रही कि ईशान किशन के बल्ले से 52 रन की पारी सामने आई। हालांकि शुभमन गिल ने जरूर निराश किया। वहीं गेंदबाजी की बात की जाए तो यहां पर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की जोड़ी कैरिबियाई बल्लेबाजों पर भारी पड़ी। उधर वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम टेस्ट की तरह ही वनडे में भी दिशा नहीं ढूंढ पा रही। अनुभव की कमी और खराब शॉट सिलेक्शन टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है। कप्तान शाई होप की 43 रन की पारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बल्लेबाज पिच पर अपनी जमीन ढूंढते दिख रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में भी कॉन्फिडेंस की कमी। इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया शुभारंभ। कहा, शिक्षा के लिए संवाद जरूरी है और शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी की 38 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित। प्रदेश के 9 लोगों को कार्यकारिणी में मिली जगह। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रेखा वर्मा, तारिक मंसूर, अरुण सिंह और राधा मोहनदास अग्रवाल हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, ये राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का कार्यक्रम है। और प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ताजियों और अलम के जुलूसों का हो रहा है आयोजन। 10वीं मुहर्रम को मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की करबला में हुई थी शहादत।